वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर रहे थे अपन एटॉमिक रेडियस का पीरियोडिक ट्रेंड, है ना। उसमें अपन ने व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट अलोंग ए पीरियड तो क्या वेरिएशन आता है एटॉमिक रेडियस में, उसमें डिस्कशन कर लिया था ना। जनरली अगर अपन देखें तो ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट हमेशा एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है ना। ऑलवेज एटॉमिक रेडियस विल बी डिक्रीजेस बिकॉज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज means Z effective means attraction between the electron of valence shell and nucleus increases। ये मैंने आपको कंसेप्ट कल एक्सप्लेन करा था, कौन से एक्सेप्शन आते हैं वो भी अपन ने देखा था। एक्सेप्शन को एक बार दोबारा देख लेते हैं, फिर चलते हैं अपन कहाँ पे कि ग्रुप में जाते हैं तो क्या होता है ना। अगर अगर ग्रुप में अगर अपन टॉप टू बॉटम मूव करते हैं देन व्हाट विल बी चेंज इन द पीरियोडिक सॉरी एटॉमिक रेडियस। ओके, देखिएगा कि अगर अपन बात कर रहे थे, मैंने आपको बताया कि फ्रॉम लिथियम टू फ्लोरीन यहां तक जाएंगे, लिथियम टू फ्लोरीन यहां तक अगर अपन जाते हैं, है ना, लिथियम टू फ्लोरीन, पोटेशियम सॉरी सोडियम टू आप क्लोरीन भी जा सकते हो, तो उस दौरान हमेशा एटॉमिक रेडियस जो है या एटॉमिक साइज जो है वो क्या होता है, डिक्रीज। उसका रीजन क्या होता है वो भी बताया था अपन ने कि रीजन क्या रहेगा। जनरली कह रहे हैं कि ऑन लेफ्ट टू राइट जाएंगे, जनरली एक्सेप्शन को तो अपन अलग से देखते हैं। जनरली जो कंडीशन है वो देखते हैं कि एटॉमिक रेडियस हमेशा डिक्रीज होती है बिकॉज अगर आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो आपको पता है कि नंबर ऑफ शेल जो है, नंबर ऑफ शेल क्या रहते हैं, कांस्टेंट। कि सर कैसे? मैंने कहा अगर आप लिथियम की बात करो चाहे आप फ्लोरीन की बात करो, नंबर ऑफ शेल इन लिथियम आर 2 एंड नंबर ऑफ शेल इन फ्लोरीन आर आल्सो 2। दोनों में ही नंबर ऑफ शेल कितने हैं, 2। बट अगर अपन बात करें किसकी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज दैट इज अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द इलेक्ट्रॉन ऑफ वैलेंस शेल एंड न्यूक्लियस, वो इंक्रीज हो जाता है। वो इंक्रीज होता है बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल विल बी इंक्रीज। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल इंक्रीज होंगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो आपके पास एटॉमिक साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज। ओके, ये कहां से कहां तक, फ्रॉम वेरी लेफ्ट टू एक्सट्रीम लेफ्ट टू हेलोजन तक, यानी कि ग्रुप 17 तक के एलिमेंट का ये ट्रेंड रहता है। बट अगर जैसे ही अपन 18 में आ जाते हैं, लाइक फ्लोरीन से अपन अगर नियोन की तरफ आते हैं, देन एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस। कल क्वेश्चन भी था शायद आपके गूगल फॉर्म में, है ना, एटॉमिक रेडियस विल बी इंक्रीजेस। गूगल फॉर्म में कल क्वेश्चन भी था अपने कि क्या, कि द रेडियस ऑफ फ्लोरीन एंड नियोन विल बी। आपको एग्जैक्ट डाटा डाटा तो क्यों दे रखा है, आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि फ्लोरीन और नियोन में से किसकी एटॉमिक रेडियस ज्यादा है, उस पर टिक करा, अपना आंसर आ गया। तो ज्यादा दिमाग दुखाने वाली बात नहीं होती कि सर रेडियस कैलकुलेट करेंगे या क्या करेंगे, कैलकुलेशन नहीं होगा। आपका कंसेप्ट होगा कि फ्लोरीन और नियोन में से किसकी एटॉमिक रेडियस ज्यादा होगी। तो फ्लोरीन और नियोन में से किसकी ज्यादा होती है, नियोन की, यानी कि इनर्ट गैसेस की। उसका रीजन क्या रहता है कि वाई एटॉमिक रेडियस ऑफ इनर्ट गैसेस इज ग्रेटर देन द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 17। उससे ज्यादा क्यों होती है, क्या रीजन है उसको, उसका रीजन क्या रहता है, बिकॉज इसमें वॉन्डरवॉल रेडियस प्रेजेंट होती है। कौन सी प्रेजेंट होती है, वॉन्डरवॉल रेडियस। और अपन ने पहले डिस्कस करा हुआ है कि वॉन्डरवॉल रेडियस इज द लार्जेस्ट रेडियस, सबसे ज्यादा बड़ी रेडियस जो होती है वो वॉन्डरवॉल, उसके बाद मेटालिक, और उसके बाद क्या आती है आपके पास, कोवेलेंट रेडियस आती है। तो ये एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड था, लिथियम से फ्लोरीन तक डिक्रीज होगी, फ्लोरीन से नियोन तक इंक्रीज होगी बिकॉज नियोन में वॉन्डरवॉल रेडियस। एक और एक्सेप्शन बताया था, ये तो अपने पास फर्स्ट एक्सेप्शन था, ये वाला फर्स्ट एक्सेप्शन। सेकंड क्या था कि जैसे आपके पास स्कैंडियम आ गया, टाइटेनियम आ गया, वेनेडियम आ गया, आयरन आ गया, कोबाल्ट आ गया, निकल आ गया, कॉपर आ गया और जिंक। आपको कह दिया कि अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस। तो आप क्या करोगे कि सर ने हमें बता रखा है कि लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो एटॉमिक रेडियस हमेशा डिक्रीज होगी, तो जिंक की सबसे कम होगी और स्कैंडियम की सबसे ज्यादा होगी। बट ऐसा नहीं होता, स्कैंडियम से मैग्नीज तक
यहाँ तक अगर अपन बात करें स्कैंडियम से मैग्नीज तक, यहाँ तक एटॉमिक रेडियस जो है, एटॉमिक रेडियस को AR से लिख रहा हूं मैं, एटॉमिक रेडियस जो है यहाँ तक वो आपकी क्या होती है, डिक्रीज, यहाँ से यहाँ तक। उसका रीजन क्या है, बिकॉज इस कंडीशन में Z इफेक्टिव जो है यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज विल बी ग्रेटर देन स्क्रीनिंग इफेक्ट। ये स्क्रीनिंग इफेक्ट से ज्यादा होता है, और अपन ने फैक्टर ऑफ इफेक्टिंग में देखा था कि जितना ज्यादा Z इफेक्टिव होगा एटॉमिक रेडियस उतनी ही कम होगी, है ना, और जितना ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा एटॉमिक रेडियस उतनी ही ज्यादा होगी। तो यहाँ से यहाँ तक तो ये सीन रहता है। फिर आगे देखो नियॉन तक, यहाँ तक एटॉमिक रेडियस कांस्टेंट रहती है। कांस्टेंट क्यों रहेगी, बिकॉज एटॉमिक रेडियस इन दो फैक्टर पे ही डिपेंड करती है, या तो ये ज्यादा होगा यही ज्यादा होगा, दोनों इक्वल होंगे। तो जो Z इफेक्टिव है इस कंडीशन में, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है किसके, स्क्रीनिंग इफेक्ट। अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट के, तो इसके कारण से कांस्टेंट रहता है। अब अगर अपन निकल से जिंक की बात करें, निकल से जिंक की, तो यहाँ पे एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती है, बिकॉज यहाँ पे जो Z इफेक्टिव है वो लेस देन होता है किससे, स्क्रीनिंग इफेक्ट। Z इफेक्टिव जो है वो लेस देन होता है किससे, स्क्रीनिंग इफेक्ट से। इसके कारण से निकल से जिंक की तरफ आएंगे तो एटॉमिक रेडियस हमेशा इंक्रीज होगी, स्कैंडियम से मैग्नीज तक आएंगे तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगी, और मैग्नीज से निकल तक जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस में कोई मेजरेबल चेंज नहीं आएगा। 0.01 का चेंज आ जाए, 0.02 का चेंज आ जाए तो उस चेंज को चेंज नहीं कहेंगे, है ना। तो वहां पे एटॉमिक रेडियस अप्रोक्सीमेटली क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। ओके, तो ये तो आपके पास जब अपन पीरियड में मूव करते हैं तो क्या क्या एक्सेप्शन आते हैं और क्या पीरियड का पीरियोडिक ट्रेंड होता है। अब अपन बात करेंगे किसकी, कि ग्रुप में जाते हैं तो क्या होता है। तो ग्रुप में हमेशा कहाँ से कहाँ जाते हैं, टॉप टू बॉटम। इन ग्रुप, अब आपको लग रहा होगा कि 11th जो है वो 10th से काफी अलग है, बहुत ज्यादा डिफरेंस। वहां पे अपने पास कोई एक्सेप्शन नहीं आते, वहां पे कोई कंसेप्ट दिमाग में नहीं रखना होता कि क्या कंसेप्ट है ना। इन सबको अप्लाई तो धीरे धीरे करेंगे जब अपन क्वेश्चंस करेंगे, है ना। क्वेश्चंस में इनकी एप्लीकेशन देखेंगे आपको कितना समझ आया कितना समझ नहीं आया। ओके, आइए देखते हैं इन ग्रुप की बात करें तो अगर ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं अपन, ग्रुप में हमेशा कहाँ से कहाँ, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम होकर ग्रुप में क्या होता है। देखो कि अगर आप ग्रुप में टॉप टू बॉटम आते हो, लाइक अपने पास आ गया लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये एलिमेंट्स आ गए। लिथियम आ गया, सोडियम आ गया, पोटेशियम आ गया, रुबिडियम आ गया, सीजियम आ गया। तो अगर आप टॉप टू बॉटम आते हैं तो टॉप टू बॉटम आने पे आपको पता है कि नंबर ऑफ शेल जो है, नंबर ऑफ शेल जो है वो इंक्रीज होता है, बिकॉज लिथियम इज द एलिमेंट ऑफ सेकंड पीरियड, सोडियम इज द एलिमेंट ऑफ थर्ड पीरियड, पोटेशियम फोर्थ का है, रुबिडियम फिफ्थ का है, और कैल्शियम सीजियम किसका है, सिक्स्थ का। तो ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस, और अगर नंबर ऑफ शेल अगर इंक्रीज होगी तो एटॉमिक रेडियस भी क्या होगी, इंक्रीज। एटॉमिक रेडियस भी क्या होगी, इंक्रीज। तो जनरली क्या रहता है कि व्हेन वी मूव टॉप टू बॉटम in a group then the atomic radius increases because on moving top to bottom number of shell increases, और अगर number of shell increase होगी तो atomic radius भी क्या होगी आपके, इंक्रीज होगी। अब सर एक्सेप्शन इसमें भी है क्या, एकदम है, कोई डाउट ही नहीं है, एक्सेप्शन तो होंगे ही। क्या एक्सेप्शन है, देखो ये डी ब्लॉक के कुछ एलिमेंट्स हैं, स्कैंडियम, हीट्रियम, लेंथेनम, एक तो एलिमेंट ये सारे कौन से ग्रुप के हैं अगर आपको पता हो, ये थर्ड बी ग्रुप के। ओके, स्कैंडियम के बाद क्या आता है, टाइटेनियम, लीथियम के बाद क्या आता है, जर्कोनियम, और लेंथेनम के बाद क्या आता है, हैफनियम। एक इंपॉर्टेंट बात जो दिमाग में रखने लायक है कि लेंथेनम जो है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 57, और इसका कितना होता है आपके पास, 72। लेंथेनम का 57 और हैफनियम का कितना होता है, 72। इन दोनों के बीच में आपके पास क्या प्रेजेंट होते हैं, 14 एफ ब्लॉक एलिमेंट, 14 एफ ब्लॉक एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं इनके बीच। तो जर्कोनियम और हैफनियम से पहले अगर इनकी बात करूं तो एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर वही रहेगा कि सबसे ज्यादा
सबसे कम स्कैंडियम की, फिर यूट्रियम की, और फिर किसकी लैंथेनम की सबसे ज्यादा। बट अगर इस केस में आ जाते हैं टाइटेनियम, जर्कोनियम, हैफनियम, इस केस में क्या कंडीशन रहती है कि टाइटेनियम की एटॉमिक रेडियस सबसे कम, फिर किसकी होती है, जर्कोनियम की, और अप्रोक्सीमेटली वो किसके इक्वल होती है, हैफनियम। होना क्या चाहिए था ऑर्डर, ऑर्डर ही होना चाहिए था टाइटेनियम, जर्कोनियम और हैफनियम, बट ये ऑर्डर क्या है, गलत। अगर मैं इतना ही बढ़ा के छोड़ दूं आपको कि टॉप टू बॉटम जाते हैं एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती है, तो इसके लिए बताओ क्या होगा, तो आप कहोगे सर यहाँ पे भी टॉप टू बॉटम आते हैं, और टॉप टू बॉटम आते हैं तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होनी चाहिए, मतलब हैफनियम की सबसे ज्यादा, फिर जर्कोनियम की, और फिर टाइटेनियम की। बट ऐसा नहीं होता, द एटॉमिक रेडियस ऑफ टाइटेनियम इज लेस देन जर्कोनियम इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द हैफनियम। अब सर ऐसा क्यों होता है, रीजन भी तो देना पड़ेगा ना अपने को कि देख क्या रीजन है कि यहाँ पे ऐसा चेंजेस होता है। अपन अगर खाली कह के छोड़ दें कि भैया हैफनियम की और जर्कोनियम की एटॉमिक रेडियस अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, तो अपन उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तो अगर कुछ भी एक्सेप्शन आता है तो उसका रीजन भी होता है, और इसका रीजन है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन का मीनिंग तो आपको पता ही होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। अब बात करें लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की कि क्या होता है ना। तो देखो यहाँ पर आपके पास एलिमेंट कहाँ है, लेंथेनम के बाद जो 14 एलिमेंट है वो कहाँ है, एफ ब्लॉक में। एफ ब्लॉक से बाद वापस एलिमेंट कहाँ आ गए आपके पास, डी ब्लॉक, है ना। तो होता क्या, देखो थोड़ा डायग्राम से एक्सप्लेन करेंगे तो जल्दी आएगा। ये आपके पास फर्स्ट शेल, न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस के बाद फर्स्ट शेल, इसके बाद आपके पास सेकंड शेल, इसके बाद आपके पास ये थर्ड शेल, फिर फोर्थ शेल, फिर फिफ्थ शेल, और उसके बाद सिक्स शेल। ये आपके पास नंबर ऑफ शेल। अब मैं अगर हैफनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू शेल फिल करूं तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे 2, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे 8, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे 18, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे 32, 32 पूरे आ जाएंगे ना। लेंथेनम के बाद में एलिमेंट्स कहाँ गए, एफ सॉरी इलेक्ट्रॉन्स कहाँ गए, एफ ब्लॉक के एलिमेंट में। तो आपने यहाँ पे एच में भी फिल कर रखा है, पी में 32 तो नहीं आएंगे, थोड़े कम आएंगे, दो तो एस के आ जाएंगे, 6 पी के आ जाएंगे, कितने हो गए 8, 14 एफ के आ जाएंगे, है ना। 8 और 14 कितने हो गए आपके पास 22, और डी के आ जाएंगे कुछ तो 23 के आसपास इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं यहाँ पे, है ना। और फिर आपके पास सॉरी एफ और एफ में तो पूरे ही आएंगे 32 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, फिर यहाँ पे डी में कुछ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे आपके पास रह जाएंगे 9 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे 9 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। ये आपके पास किसके लिए है, ये हैफनियम के लिए बनाया अपन। हैफनियम में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं 72, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर 8, यहाँ पर 18, 32, फिर 9, 9 नहीं करके 8 आएगा। अब देखिएगा क्या होगा कि जो फोर्थ शेल है, जो ये फोर्थ शेल है, ये फोर्थ शेल कंप्लीटली फिल्ड है। ये जो फोर्थ शेल है वो आपके पास क्या है, कंप्लीटली फिल्ड है, कंप्लीटली फिल्ड। यानी कि यहाँ पे 32 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम आ सकते हैं, और उतने ही इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है कि सर इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। मैंने कहा जब इस पूरी शेल में नेगेटिव चार्ज है तो कंप्लीटली फिल्ड शेल में इलेक्ट्रॉन जो है वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, रिपेल ईच अदर, कि सर एक दूसरे को रिपेल करेंगे, उससे क्या होगा, मैंने कहा एक दूसरे को रिपेल करेंगे उनसे इनका जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो डिक्रीज हो जाएगा। बिकॉज इनको क्या करना चाहिए था कि वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करना, किसको रिपेल करना था, इलेक्ट्रॉन ऑफ वैलेंस शेल को। बट ये क्या कर रहे हैं कि भैया अपने घर में ही लड़ाइयां कर रहे हैं, अपने ही भाई को मार रहे हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो उसका स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या हो जाएगा आपके पास कम। और जब ये अपने ही भाइयों को मारेगा तो बाहर वाले तो इजीली अंदर आ जाएंगे,
यानी कि इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाएगा आपके पास इंक्रीज, अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाएगा इंक्रीज, तो साइज थोड़ा सा क्या हो जाएगा डिक्रीज। तो जो हैफनियम का साइज जर्कोनियम से ज्यादा होना चाहिए था वो ड्यू टू द वीक शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ 4f सबशेल वो डिक्रीज हो जाता है, ड्यू टू वीक शील्डिंग इफेक्ट ऑफ या वीक स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एफ सबशेल वो क्या हो जाता है डिक्रीज हो जाता है, और न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के बीच का जो आपके पास सॉरी अट्रैक्शन फोर्स है वो इंक्रीज हो जाएगा और साइज क्या हो जाएगा डिक्रीज, साइज क्या हो जाएगा आपके पास डिक्रीज। तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का रीजन क्या रहता है, वीक शील्डिंग इफेक्ट या वीक स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ 4f सबशेल, 4f सबशेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके वीक स्क्रीनिंग इफेक्ट के कारण से लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता है, और ड्यू टू दिस लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन द एटॉमिक साइज ऑफ जर्कोनियम एंड हैफनियम इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल, इन दोनों का जो साइज है वो क्या रहता है अप्रोक्सीमेटली इक्वल रहता है। देखो बच्चों नेक्स्ट देखिएगा कि मैं आपको कहूं कि ये मेरे पास बोरोन है, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, आपके पास ये क्वेश्चन आया इंडियम है और फिर करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज विल बी, करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, तो अपन क्या कहेंगे कि सर बोरोन के बाद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद गैलियम, गैलियम के बाद इंडियम और इंडियम के बाद ये फर्स्ट ऑप्शन होगा अपना, ये फर्स्ट ऑप्शन होगा और अपन खुश होंगे कि चलो बहुत मजा आ गया, ये 4 नंबर तो अपने पक्के, बट ये गलत है। ये क्या है गलत, होता क्या है एटॉमिक साइज इसका, बोरोन, गैलियम, एल्यूमिनियम, इंडियम, थेलियम, कहीं पे दोनों का अप्रोक्सीमेटली इक्वल भी दे रखा है इंडियम और थेलियम, ये होता है एटॉमिक साइज का करेक्ट ऑर्डर। कि सर क्या रीजन है, देखो मैं कहूँ गैलियम से पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो आप गैलियम का ही लिख दीजिए, आप क्या लिखोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 और 4p1 4p1, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन आ गया है ना। अब इससे पहले जो थर्ड शेल है कितने इलेक्ट्रॉन 2, कितने इलेक्ट्रॉन 6, कितने इलेक्ट्रॉन, थर्ड शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आते हैं 18, और आपने यहाँ 18 के 18 इलेक्ट्रॉन फिल कर रखे हैं, तो इसका भी जो शील्डिंग इफेक्ट है या जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो कम होगा। स्क्रीनिंग इफेक्ट अगर कम होगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या जेड इफेक्टिव जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, और अगर जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो जाता है तो एटॉमिक जो रेडियस है वो भी क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी। तो द एटॉमिक रेडियस ऑफ गैलियम is smaller than the atomic radius of aluminium due to weak screening effect of 3d electron, 3d इलेक्ट्रॉन के वीक स्क्रीनिंग इफेक्ट के कारण से गैलियम का जो एटॉमिक साइज है वो एल्यूमिनियम के एटॉमिक साइज से कम होता है। ये एटॉमिक रेडियस के कुछ एक्सेप्शन थे, और ये एटॉमिक रेडियस जो है वो अपना टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। दो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज अपन देख चुके हैं, फर्स्ट कौन सा था, फर्स्ट था डेंसिटी, सेकंड आपके पास कौन सा था एटॉमिक रेडियस। ओके सेकेंड पीरियोडिक प्रॉपर्टी अपने पास आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, देखो आयोनाइजेशन एनर्जी डेफिनेशन है सुनिए, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, the minimum amount of energy which is required for the removal of, which is required for the removal of loosely bonded electron from an isolated gaseous atom। डेफिनेशन को सुनिएगा, कुछ टर्म्स हैं जिसपे मैं प्रेशर डाल रहा हूँ।
that minimum amount of energy which is required for removal of electron, which is required for removal of electron from removal of loosely bonded electron from isolated gaseous atom. Isolated gaseous atom का मीनिंग क्या है कि एक ऐसा एलिमेंट जो अलग हो, कंपाउंड की फॉर्म में नहीं हो, लाइक Na गैसेस से जो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसको अपन क्या कहेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी, नॉट फ्रॉम द NaCl. NaCl तो कंपाउंड फॉर्म हो गई, कंपाउंड फॉर्म से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसकी बात नहीं कर रहे, आइसोलेटेड फॉर्म से Na जो है वो आपके पास क्या है, आइसोलेटेड स्टेट. आइसोलेटेड फॉर्म से सबसे लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को, कि सर लूजली बॉन्डेड का मीनिंग क्या हो गया, कि जिसकी न्यूक्लियस से सबसे ज्यादा डिस्टेंस हो, वो इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस से सबसे ज्यादा डिस्टेंस पे प्रेजेंट हो, उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जिस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसे अपन क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी. दैट मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड फॉर removal of loosely bonded electron from isolated gaseous atom is known as ionization energy. okay sir, for example देखो isolated या loosely bonded की बात करें, ये आपके पास सोडियम का अपने पास एटम है 1 2 3, ये न्यूक्लियस है, यहाँ आपके पास इलेक्ट्रॉन है ना, एक आपके पास इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन आपके पास यहाँ. तो सबसे कम अट्रैक्शन फोर्स कौन से इलेक्ट्रॉन पे होगा, कि सर सबसे कम अट्रैक्शन फोर्स इस इलेक्ट्रॉन पे होगा. तो इसको बाहर निकालने के लिए जिस अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को अपन क्या कहेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी. क्लियर है डेफिनेशन, दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी, दैट मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी. मिनिमम का वर्ड का यूज करना बहुत जरूरी है, कि ये नहीं कि अपने को बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, उस एनर्जी दे उसके बाद इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाले. मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी which is required for the removal of loosely bonded electron from isolated gaseous atom. gaseous atom से निकलेगी, कभी भी सॉलिड से नहीं. आप कहोगे कि सर Na सॉलिड से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको आयनाइजेशन एनर्जी कहेंगे, कभी नहीं कहेंगे. इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए पहले इसको सब्लिमेशन एनर्जी देनी पड़ेगी. सब्लिमेशन एनर्जी दोगे तो Na वो है वो किस में कन्वर्ट होगा, गैसेस स्टेट में, है ना. सब्लिमेशन एनर्जी का मीनिंग यही होता है कि किसी भी सॉलिड सब्सटेंस को गैसेस स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए जिस अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको अपन क्या कहते हैं, सब्लिमेशन एनर्जी. अब ये गैसेस स्टेट में आ गया, अब इसको क्या करना पड़ेगा, Na+ का फॉर्मेशन करना पड़ेगा. तो इसके लिए जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उस एनर्जी को अपन कौन सी एनर्जी कहेंगे, आयनाइजेशन. इस प्रोसेस की बात कर रहे हैं, इस प्रोसेस की बात नहीं कर रहे कि आपने क्या करा कि Na सॉलिड से Na+ बना दिया, इसकी बात नहीं कर रहे. Na गैसेस स्टेट से Na+ का फॉर्मेशन करना है, अपन इसकी बात कर रहे हैं. समझ आई बात. तो गैसेस आइसोलेटेड एटम से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उस एनर्जी को अपन क्या कहेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी. क्लियर है बात. आइए आगे चलते. डेफिनेशन एक बार और बोल देता हूं, दैट मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी which is required for the removal of loosely bonded electron from isolated gaseous atom is known as ionization energy. है ना. लाइक अपने पास क्या है, A, इसको अपन ने कुछ एनर्जी दी, ये एनर्जी देने से इसने क्या करा, A+ का फॉर्मेशन करा प्लस इलेक्ट्रॉन. ओके, इसको अपन क्या कहेंगे, दिस इज नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट. दिस इज नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट. A+ है यानी कि कैटायन है, इसको आपने एनर्जी दी, एनर्जी देने के बाद में इसने किसका फॉर्मेशन करा, A+2 का प्लस इलेक्ट्रॉन. तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, रिमूव करने के लिए जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसको अपन कहते हैं IE2, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी. आपके पास A+2 है, आपने इसको भी एनर्जी दी, एनर्जी देके क्या करा, A+3 का फॉर्मेशन करा, A+3 का फॉर्मेशन करा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, इसको अपन क्या कहते हैं, IE3 यानी कि थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, है ना. तो उसको अपन सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी भी कहते हैं. सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी ऑर्डर क्या रहेगा कि जो IE3 है
तो कोई भी आपके पास एलिमेंट है उसको अगर आप एनर्जी देते हो गैसियस स्टेट में, तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है, और जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसको अपन क्या कहेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी। वो आपके पास कैटायन था, कैटायन को फिर आपने एनर्जी दी, किसका फॉर्मेशन करा, A+2 का। A+2 फिर बना, उसको आपने एनर्जी दी, उससे कौन सी आयनाइजेशन एनर्जी आई, थर्ड, है ना। तो IE थर्ड की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, IE2 की और IE1 की सबसे कम। उसका रीजन मैंने बताया था कि जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज है, पॉजिटिव चार्ज को अगर आप इंक्रीज करते हो तो जो एटॉमिक रेडियस है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज। एटॉमिक रेडियस अगर डिक्रीज होगी तो न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के बीच में जो डिस्टेंस है वो भी कम होगा, और इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू सबसे ज्यादा, फिर सेकंड की, और फिर फर्स्ट की। कंबाइनली इसको अपन क्या कहते हैं, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। कंबाइनली दीज आर नोन एज सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। ओके, तो ये आयोनाइजेशन एनर्जी थी, दैट मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड फॉर द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। उससे पहले अपन ने डिस्कस करा था एटॉमिक रेडियस के कुछ एक्सेप्शन, ग्रुप में क्या ट्रेंड रहता है, पीरियड में क्या ट्रेंड रहता है। नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी, कि कौन कौन से फैक्टर जो है वो अफेक्ट करते हैं, और आयोनाइजेशन एनर्जी जो है उसका पीरियोडिक ट्रेंड, और उसके बाद इसकी एप्लीकेशन, है ना। एप्लीकेशन के बारे में भी देखेंगे अपन आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में, वो अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।